नमस्कार। विश्वरंग वातायन यूके की ओर से मैं अंतरिपा ठाकुर मुखर्जी सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दो वरिष्ठ लेखकों महेंद्र दवेसर दीपक तथा डॉक्टर वंदना मुकेश के अतिरिक्त आज हम आपका परिचय यूके के 3 युवा कहानीकारों से करवाने जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं शिखा वार्ष्णेय, तिथि दानी ढोबले और आस्था देव। वयोवृद्ध श्री महेंद्र दवेसर जी की कहानी प्रस्तुत करेंगे एक्टर, नाट्यकार और लेखक श्री कृष्ण टंडन। तो आइए सुनते हैं यूके की कहानियां। नमस्कार। वॉल्सोल इंग्लैंड से मैं वंदना मुकेश। विश्वरंग 2022 के समस्त आयोजकों एवं सह आयोजक वातायन यूके के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ इस अवसर के लिए और अपनी कहानी सुनाती हूँ। शीर्षक है अजनबी शहर में। आज मौसम फिर बेहद उदास था। सूरज देवता रजाई में ऐसे दुबके थे कि पूरा सप्ताह ही बीत गया। यहाँ सुबह 8 बजे तक अंधेरा ही रहता है। चेहरे को बर्फ बनाती तीखी हवाओं का सामना करते हुए ही सुभाष को रोज काम पर निकलना होता था। 2 शनिवार रविवार मिलाकर अब तीसरा सप्ताह अंत दस्तक दे रहा था। कमरे में काफी अंधेरा था। उसे महसूस हुआ कि वह काफी देर से जागा हुआ है। उसने रजाई में से हाथ निकालकर अंदाज से टेबल पर से फोन उठाया। घड़ी में सिर्फ 6:05। उसे कुछ निराशा सी हुई। वास्तव में वह जगा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और ज्ञानेंद्रियां एकदम सचेत। शनिवार की सुबह 6:05। कौन उठता है इतनी सुबह? वैसे भी सप्ताह तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन सप्ताहांत तो इतना लंबा हो जाता है। उसने कस के आंखें बंद कर ली, इतनी कसकर कि उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा बिल्कुल सिकुड़ गया है। माथा सहलाता हुआ मम्मी का हाथ, फिर पीठ दबाते मम्मी के हाथ, और फिर गाल थपथपाते हुए एक लाड़ भरी सी आवाज़, उठ बाबू उठ, चाय बना रही हूँ, जल्दी उठ ले, सुबह का समय, पढ़ ले। उसे यह सब अक्सर सपने की बातें लगती थी। मम्मी चली जाती, पता नहीं कब मम्मी जगाने आती थी। ऐसा लगता था मम्मी जगाने आती है या सुलाने। सुबह सुबह गहरी नींद में सोए सुभाष को इसके बाद कुछ याद नहीं रहता था। बेटा उठ जाओ, अब 8 बज गए, तुम्हें उठना नहीं है क्या? यह पुकार कानों में पड़ने से पहले ही विलीन हो जाती। रजाई को कस के दबा के इसके बाद नींद जो सुभाष को आती, उसका कोई मुकाबला नहीं था। फिर मम्मी की दूसरी आवाज़ आती, अरे राजकुमार उठ जा, कितनी देर तक सोएगा? इसके प्रत्युत्तर में तो एक हुंकारा बिना जाने समझे ही निकल जाता था। मम्मी की तीसरी चौथी आवाज़ पर आंखें मीचे मीचे बड़ी मुश्किल से एक आंख से कोने खोलने की कोशिश करता। ऐसा लगता मानो आंख में गोंद लगा हो। आंखें खुलने को ही तैयार नहीं होती। लेकिन जब 5वीं 6वीं आवाज़ के बाद मम्मी के जब सुर बदल जाते तो मानो सब प्रयास मन और मस्तिष्क दोनों को जगाता और आंख बंद किए ही कुर्सी पर बैठ जाता। सुभाष ने फ़ोन में समय देखा, 6:15। उसने फिर रजाई ऊपर खींच ली। उजाला अब भी नहीं हुआ था। अभी तो पूरा दिसंबर बाकी है। उसकी उंगलियां महीने गिनने लगी। अभी तो पूरे 10 महीने बाकी हैं। 3 सप्ताह हुए थे। उसने इस टापू का चप्पा चप्पा छान डाला था। अंग्रेज ही अंग्रेज। उन्हें देखकर वह अपने और भीतर घुसने का नाकाम प्रयास करता रहता। पहले तो खुद होकर कोई बात नहीं करता। दूसरी बात, उसे उनकी अंग्रेजी समझ नहीं आती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे ही उनकी अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, उन्हें भी उसकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। लेकिन उसकी नौकरी इन दोनों समस्याओं का पूरा हल थी। आईटी टेक्निकल सपोर्ट टीम में तो गूंगा भी चल सकता है। फिर ईमेल तो था ही। वहाँ बातचीत को था भी क्या? कौन सा किसी से पूछना था कि चाची कैसी हैं और टुन्नू की परीक्षा कब से है और लाली कहाँ है। वह आंखें नीचे ही उदास हो गया। कोई भी दोस्त नहीं बन पाया था इन 3 हफ्तों में। सुभाष कछुआ बनता जा रहा था। जब उसे यह प्रोजेक्ट मिला तो सुभाष 7वें आसमान पर था। 21 साल की उम्र में नौकरी लगी और 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर एक नए प्रोजेक्ट का जिम्मा दे दिया और विदेश भेजने का निर्णय लिया। लंदन से भी आ गए, जर्सी गंजी आइलैंड्स। यूँ तो लोगों को विदेश का वीज़ा मिल जाए
इस बात के लिए मनौती मांगते हैं, लेकिन सुभाष के जीवन में यह सब इतना अकस्मात हुआ कि वह खुद भी समझ नहीं पाता और उससे पहले वो गंसी पहुंच गया। कभी कभी उसे खुद पर यकीन नहीं आता था। सारी व्यवस्था कंपनी ने की थी, उसके आने जाने और पहले 4 हफ्ते ठहरने की। परिवार का सबसे बड़ा लड़का जिसके कदम विदेश में, बधाई देने वालों का तांता लग गया। मम्मी को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। आखिर इतनी तैयारियां जो करनी थी, लखनऊ से मौसी मौसा जी, भोपाल से मामा जी, ग्वालियर से बुआ जी और दिल्ली से चाचा जी भी यहीं आ गए थे। ताई जी तो मुंबई में रहती थी, सो सारे मेहमानों का यह काफिला उस रात मुंबई ताई जी के यहाँ रुका। पुणे से शाम को निकले क्योंकि मध्य रात्रि की उड़ान थी। हिदायतों का अंबार। सुबह पासपोर्ट अंदर की जेब में रखना, सुबह पैसे हैंडबैग में मत रखना, सुबह नए लोगों से बात नहीं करना, अरे मसाले निकाल दो, रेडी मिल के पैकेट रख दो, अरे वजन ज़्यादा हो जाएगा, सब मिलता है, स्काइप पर बात रोज करना, सुबह शेविंग का सामान बड़े सूटकेस में डाल लो, तेल रख दो कमला, कहाँ परेशान होगा, मंजन मत भूल जाना, सुब्बी ये करना, सुब्बी वो मत करना, सुब्बी ये करना, सुब्बी शराब मत पीना, सुब्बी सुब्बी सुब्बी। सब खड़े थे। पापा की हंसी फीकी थी। सदा चहकने वाली चिन्नी भी अपेक्षाकृत शांत थी। मम्मी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, आंखें नम, मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते होठ। पापा मम्मी और चिन्नी को देखकर उसके पेट में एकदम से मरोड़ सी उठी। काश वह स्थिति को नकार पाता या स्वीकार ही कर लेता। एकदम से उसे इच्छा हुई कि वह एयरपोर्ट से भागकर मम्मी की उस टेबल के नीचे छुप जाए जहां वह बचपन में अक्सर छुप जाया करता था। उसका मन खट्टा हो गया। उसने करवट बदल ली। बाहर गहरा सन्नाटा था। वह झटके से उठ गया। उसे खुश रहना है। हाँ, खुश रहना है। चलो आज सैर पर निकल जाता हूँ। बाहर अब भी अंधेरा था। उसने पर्दा हटाकर खिड़की पर हाथों का झरोका बनाकर आंखें गड़ाई। अंधेरे में देखने की एक और नाकाम कोशिश। खिड़की का कांच एकदम ठंडा था। उसकी नाक भी ठंडी हो गई, लेकिन कमरा गर्म था। उसे यहाँ कमरे में स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इन 3 हफ्तों में। उसे कुछ तो अच्छा लगा। वहाँ घर पर तो बिना स्वेटर के बिस्तर से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। उसने तौलिया उठाई और बाथरूम में घुस गया। मंजन करते करते उसने शावर ऑन कर दिया ताकि घुसने से पहले गर्म पानी मिले। वहाँ मम्मी कह कह के हार जाती थी। 2-3 बार तो गर्म किया पानी ठंडा हो जाता था। वह क्यों नहा रहा है इतनी सुबह? उसे कौन सा किसी की कथा पढ़ने जाना था जो इतनी सुबह नहाने घुस गया? सोचकर उसे अकस्मात खुद पर हंसी आ गई। लेकिन यहाँ कौन चिन्नी बैठी थी उसके साथ हंसने के लिए? वह चुप हो गया। गर्म पानी की बौछार ने तन और मन दोनों को प्रफुल्लित कर दिया। उसे थोड़ा और अच्छा लगा। टेबल पर रखे हनुमान जी को प्रणाम किया। टी-शर्ट पहनते पहनते उसने अपने चौड़े कंधे देखे और हनुमान जी को फिर से प्रणाम कर लिया। घड़ी में 7 बज चुके थे। उसने खिड़की का पर्दा हटा दिया। बल्ब की रोशनी और बाहर की रोशनी मिलाकर भी कमरे के उजाले में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। तो यह क्या सुबह थी? सूरज महाशय का कहीं कोई अता पता नहीं था। कहीं वे भी तो अंग्रेजों की तरह वीकेंड नहीं मना रहे? दिन की ऐसी अंधकार भरी मनहूस सी शुरुआत। अरे कहाँ हो सूरज भाई, थोड़ी देर तो आ जाओ ना बाहर, कम से कम मन को अच्छा लगे। खिड़की पर बारिश की बूंदें चिपकी थी, पर बारिश बंद हो चुकी थी। बाहर सड़कें गीली थीं, उसके मन की तरह। उसने ओवरकोट पहना, टोपा दस्ताने पहने। मफलर मम्मी ने बुना था, कस के लगा लिया। जूते पहनते पहनते उसने सोचा, जाऊं या नहीं? बारिश कभी भी हो सकती है, और ठंड, वह तो यहाँ लगता है कि शाश्वत विराजमान है। फिर सोचा चला ही जाता हूँ। इस अंधेरे कमरे में रहकर भी क्या होगा? अभी तो पूरा शनिवार और फिर पूरे पहाड़ सा रविवार। अचानक उसे घुटन सी महसूस होने लगी। वह झटके से कमरे से बाहर हो गया, मानो रुकने से इरादा बदल जाएगा। पिछली रात की बारिश से फुटपाथ गीला था। अब इक्का दुक्का गाड़ियां भी सड़कों पर आने जाने लगी थी। कुछ कदम चलने पर महसूस हुआ कि वास्तव में ठंड उतनी नहीं थी जितने उसने कपड़े पहने थे। उसने टोपा उतार दिया, मफलर भी ढीला कर लिया। मुंह को पुचकारती हुई ठंडी हवा उसे अच्छी लगी। उसने भी मन ही मन हवा को एक चुंबन दे डाला। फुटपाथ पर उसके चलने से जूतों की पिच 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 की आवाज़ आने लगी। उसने नीचे देखा। फुटपाथ पर कुछ भूरी बदरंग और गीली पत्तियों की जाजम बिछी हुई थी। अचानक वह सावधान हो गया। एकदम चिकना,
एक एक पैर जमा के चलने लगा। फिसलन भरा फुटपाथ, जहां तक नजर जा रही थी पत्तियां ही पत्तियां, गिचपिच भूरी बदरंगी। जूतों में उसकी उंगलियां भिज गईं। फिर पेड़ों की आखिरी पुनगी तक होते हुए जब आसमान की तरफ नजर दौड़ गई तो अचानक देखा, अरे यह क्या! पेड़ एकदम नंगे, पर बेशर्म नहीं। अपनी पत्र विहीनता के बाद भी उन पर चिड़ियों के कुछ घोंसले सुभाष को नजर आए। उसे वे वृक्ष बड़े ही भले लगे। क्या अजीब सी बात थी। सुभाष दार्शनिक होने लगा। प्रकृति की गोद में मनुष्य सब कुछ भूल सा जाता है। उसने आज तक इतनी बारीकी से न कभी पत्तियां देखी थी, न कभी पेड़। धीरे धीरे बूंदाबांदी बढ़ने लगी। उसने घड़ी देखी, 8:30 बज चुके थे। बारिश के कारण उसे धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन न चश्मा उतारने का मन हुआ, न टोपी पहनने का। भीगता हुआ वह आगे बढ़ा जा रहा था। बारिश बढ़ गई थी, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। जब बूंदें धरती पर पड़ती तो कदमों की ताल पर वह बहुत ध्यान से उसमें छुपे संगीत को सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई थी, जिसके कारण वह संगीत को ढंग से सुन नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी चाल जरूर बदल गई थी, वह लययुक्त हो गई थी। अचानक उसे पत्तियों में तरह तरह के रंग नजर आने लगे। सामने से आता सफेद झबरा कुत्ता अपने मालिक के साथ बड़ा इतराता हुआ चल के आ रहा था। सुभाष भी उसकी नकल करते हुए चलने लगा। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब कुत्ते के मालिक ने उसे घूर कर देखा। वह एकाएक रुक गया। आंखें नीचे की तो देखा छोटा सा कुत्ता भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुभाष को घूर रहा था, मानो वह भी समझ गया हो। सुभाष को समझ में नहीं आया कि अपने बचकानेपन पर हंसे या एकदम गंभीर मुद्रा बनाकर शर्मिंदगी दिखाए। बारिश एकदम से तेज हो गई और सब आगे बढ़ गए। अब लगभग 9:30 बज चुके थे। सड़कें लोगों से भरने लगी थी। फिर कमरे पर जाना होगा। उसे घूमते हुए लगभग 1.5-2 घंटे हो चुके थे। उसका चेहरा उदासी से भरने लगा। सूरज भाई साहब भी थोड़ा बहुत ताका झाकी करने की मस्ती में लग रहे थे। कुछ भूख सी भी लगने लगी थी, लेकिन बाजार के बेस्वाद सैंडविच के बारे में सोचते ही उसका मुंह का स्वाद बिगड़ गया। और फिर पैसे भी तो बहुत, खैर घर जाके खा लेगा कुछ। फिर दिन कैसे निकलेगा, अभी तो रविवार भी। खैर कमरे पर तो जाना ही था। उसके कदम फिर से सुस्त हो गए। वह खुद को ढोकर घर की ओर धकेलने लगा। चेहरे पर कई मन उदासी छा गई। सुभाष सुस्त कदमों से बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गईं, इतनी तेज जिन्हें वह साफ साफ सुन सकता था। उसने सहम कर एक बार भी अपने आसपास देखा कि कहीं किसी ने उसकी धड़कनें तो नहीं सुन ली। उसे लगा कि उसका दिल उछलकर हाथ में ही आ जाएगा। सामने से आता व्यक्ति सांवले रंग का था। गोरों के देश में इतने दिनों बाद अपने रंग के व्यक्ति का दिख जाना उसे एकदम चमत्कार की भांति लग रहा था। हो न हो यह आदमी भारतीय ही है। वह उत्साह से भर गया था। उसे अनुभव हुआ कि अब तक तनी हुई उसकी शिराएं एकदम ढीली हो गई थी। उसकी उदासी कब की रुफू चक्कर हो गई उसे पता ही न चला। मुस्कान की एक पतली सी रेखा उसके होठों और बंद आंखों पर सहज तैर गई। वह भीड़ चीरता हुआ बढ़ चला उसके पीछे पीछे। उसकी आंखें उसी आदमी का पीछा कर रही थी। वह काफी दूर था। वह नहीं चाहता था कि उसकी खुशी उसकी आंखों से ओझल हो जाए। 1-2 आदमियों से टकरा भी गया, किंतु उसकी आंखों ने उस व्यक्ति का पीछा न छोड़ा। सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी। सुभाष की आवाज सुनकर वह पलटा। क्या आप भारतीय हैं? सुभाष ने अंग्रेजी में पूछा। नहीं, उसने सर हिलाया। सुभाष का चेहरा एकदम बुझ गया। वह बिजली के बल्ब की तरह फुक हो गया। क्या आप भारतीय हैं? उस आदमी ने पूछा। सुभाष को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हिंदी में पूछ रहा था। सुभाष ने पलट कर देखा। सुभाष की गर्दन अविश्वसनीयता में ही हाँ में हिली। सुभाष ने उसी अविश्वसनीयता में उसने उस आदमी का निरीक्षण भी किया। लगता है भारतीय ही है, शायद मुझे बुद्धू बना रहा है। उसकी बुझे चेहरे पर एक बार फिर से चमक सी आ गई। आप सच बोल रहे हैं? आप हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? उसका असमंजस उसकी आवाज से साफ साफ छलक रहा था। वह मुस्कुराया। मैं मॉरिशस से हूँ, हिंदी आती है मुझे, मेरे पूर्वज भारतीय थे।
इसके बाद तो न जाने बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो खत्म ही नहीं होता था। कितनी ही बातें की दोनों ने। पूरा दिन दोनों साथ साथ घूमते रहे। वह भी अकेला था और सुभाष भी। सुभाष शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जब अपने कमरे की तरफ निकला तो अंधेरा हो चुका था। आज इतने दिनों में पहली बार, 3 हफ्तों में पहली बार वो गुनगुना रहा था। कमरे में घुसकर उसने बत्ती जलाई। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके कमरे में रोशनी ही रोशनी भर गई। वह बिस्तर पर पसर गया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आस्था देव लेकर आई हूँ अपनी कहानी अमृत वाणी। ढलता सूरज न जाने कितनों के अंदर सुकून भर देता है, पर मेरे अंदर वो रात का इंतज़ार देता है। और अमूमन मेरी रात अक्सर तब शुरू हो जाती है जब आसपास सब सो चुके होते हैं, और तब मैं अपनी कलम को थाम एक नई दुनिया का सृजन कर पाती हूँ। मैं अक्सर उकेरती हूँ कुछ शब्द, कुछ वाक्य जो मेरे हिसाब से जल्द ही कागज से उतर कर सच बन जाने वाले हैं। मेरी जिंदगी का सच। अक्सर इन क्षणों में मैं लिखती हूँ कुछ कविताएं, कुछ कहानियाँ और कुछ खत। मेरे उस अजन्मे बच्चे के नाम जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं, पर देखने की न केवल इच्छा रखती हूँ बल्कि आस्था भी। तो 23 साल की उम्र कहने को बहुत कम नहीं होती। सरकारी नियमों से देखें तो शादी की उम्र से 5 साल आगे ही है, पर जो उम्र होती है ना, वो बरसों में नहीं गिनी जानी चाहिए। उसे गिनना चाहिए अनुभवों में, और हर बुरे अनुभव के साथ उम्र में कम से कम 5 गुना इजाफा होना चाहिए। तो जिसे जीवन के 22 साल किताबें पढ़ने और तमगे बटोरने के लिए वाहवाही मिली हो, जीवन को पढ़ लेने की उसकी इच्छा नक्ल के बराबर होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था शायद। लंबे समय तक ना अपनी शारीरिक सुंदरता को लेकर मुझ में कोई खास सजगता थी, न ही उसकी कोई महत्ता मेरी नज़रों में। कपड़े साफ और इस्त्री किए होने चाहिए थे बस। उन पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने में विश्वास नहीं रखती थी मैं। हाँ, कोशिश बस इतनी रहती थी कि अगर मुझे वो सारे मौके मिल रहे हैं जो एक पुरुष को इस समाज में मिलते हैं, तो कहीं इस रूप रंग के आडंबर में फंसकर मैं जीवन के किसी अवसर को खो न दूं। मैं अपने आप को एक उदाहरण के रूप में स्थापित करना चाहती थी, केवल खुद के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो मेरे माता पिता पर अक्सर फप्तियां कसते रहते कि उन्होंने लड़की की परवरिश लड़की की तरह नहीं की। आज मेरे माता पिता को गर्व था मेरी छोटी बड़ी उपलब्धियों पर, और मेरे लिए अब इतना बहुत था। पर समय कहते हैं ना, कभी एक सा नहीं रहता। इसे मेरी खुशकिस्मती कहो कि मेरे लिए 22-23 साल एक सा ही रहा। सकारात्मक, आशा से ओतप्रोत, अवसरों से परिपूर्ण, मुझे आगे बढ़ाने वाला और मेरी प्रतिभा को चमकाने वाला। तो जब मुझे लगा कि अब मैं उन अपेक्षाओं पर खरी उतरी हूं जो मेरा परिवार, मेरा समाज मुझसे करता है, तो मैं क्या देखती हूं कि हर कंप्यूटर गेम की तरह हम प्रवेश कर चुके हैं अगले स्तर पर। और इस बार सारा का सारा क्रीड़ा क्षेत्र पूरी तरह बदल चुका है। इस बार मेरे उन गुणों को सराहा जा रहा था जिन्हें मैंने अर्जित नहीं किया था। वो या तो आनुवांशिक थे या प्रकृति प्रदत्त। मेरा रंग, रूप, शरीर की बनावट, यही नहीं, उनमें कुछ चीजों में मीन मेक भी निकाली जा रही थी। जैसे मेरी लंबाई का जरूरत से ज्यादा होना, मेरा दुबला पतला होना, पर मिला जुला कर मुझे अच्छा ही कहा जा रहा था। तो ये जो उपलब्धि थी, ये मुफ्त का लड्डू था। खाकर दुखी होने का सवाल ही कहाँ उठता है। मैं भी खुश थी,
इन नए मापदंडों पर खरी उतरकर। पर जिसने कंप्यूटर को इतना जाना हो, इतना पढ़ा हो, वो कैसे ये भूल सकती है कि नए खेल की नई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी होंगी। तो पिछला जो भी सीखा सिखाया पढ़ा पढ़ाया था, वो इस खेल के इस स्तर पे बेमायनी था। अब परखा जा रहा था घर संभालने की कुशलता को, खाना बनाने की दक्षता को, त्याग करने की क्षमता को, सहने की शक्ति को और अपने अस्तित्व को नकार देने की दृढ़ता को। तो जिस स्मृति से बरसों प्रगाढ़ मित्रता थी, बड़े बड़े थ्योरम्स पढ़े थे मैंने, तो क्या वो मुझे अपने आप को विस्मृत करने देती? आज सोचती हूं तो लगता है क्या मूढ़ता को भावुकता का पर्यायवाची कह देना उचित न होगा? फिर लगता है कदापि नहीं, क्योंकि मूढ़ता या मूर्खता में अज्ञान होता है और भावुकता में ज्ञान। माँ अब भी अक्सर कहती रहती हैं, कुछ परेशानी हो तो कह दिया करो, अंदर कुछ मत रखा करो। तुम्हारा स्वभाव वैसा नहीं है कि अंदर ही अंदर घुटो। अंदर बातें रखोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी हंसकर कह देती हूँ, अरे ज्यादा सोचने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं इतना नहीं सोच सकती ना माँ, तुम भी थोड़ा कम सोचा करो। अंदर ही अंदर सोचती हूँ, जिस माँ ने जीवन के 22 साल इस जद्दोजहद में बिताए कि कैसे उसकी बेटी समाज में, परिवार में अपनी बुद्धि और ज्ञान से एक उदाहरण बने, उसे कैसे कहूं कि मेरी ये विलक्षणता जिस पर तुमको जीवन भर गर्व रहा है, उसे अब मिट्टी के ढेले भर का आदर प्राप्त नहीं। क्योंकि तुम मुझे हमेशा भीड़ से अलग रखना चाहती थी, मैं अब उस भीड़ में गुम हो जाना चाहती हूं ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, क्योंकि वो उंगली कुछ क्षण में तुम्हारी ओर घूम जाती है। और माँ, जीवन में चाहे हर चीज से मेरी आस्था डगमगा जाए, पर तुम्हारी परवरिश और उसमें लगे तुम्हारे न जाने कितने बलिदानों से मेरी आस्था कभी हट नहीं सकती। दुनिया में मैं कितनी भी साधारण हो जाऊं, पर तुम हमेशा एक असाधारण माँ रहोगी मेरी दृष्टि में। और शायद इसलिए माँ बनना कभी आसान नहीं होने वाला मेरे लिए। तुमने स्टैंडर्ड ही इतने ऊंचे सेट कर दिए हैं। इस बार मातृत्व की यात्रा और कठिन है। पिछली 2 बार गर्भपात की से जूझकर जब मैं उठी थी, तो मैंने कभी बंद और कभी खुली आंखों से स्वार्थ का नंगा नाच देखा था। मैंने देखा था अहंकार की विभत्सता को। ये तो इंसान की कुटिलता से ये मेरा पहला परिचय न था, पर परिवार का शब्दार्थ, भावार्थ सब बदल चुका था। मैंने देखा था मुस्कुराते आत्मीय चेहरों के पीछे की कुरूप मानसिकता को, जो बस दोष निकालना जानती है, पर त्याग नहीं करती, सेवा नहीं करती, बलिदान नहीं करती, और प्रेम, उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, उन क्षणों की विवशता ने हमारे पति पत्नी के रिश्ते को सतही नहीं रहने दिया था। शादी के शुरुआती शारीरिक आकर्षण ने अब मोह का गहरा रंग ले लिया था, क्योंकि हम दोनों अब एक ही यात्रा के पथिक थे। उन्हें भी पता है कि जिस तरह बस कुछ समय में हम एक ही खुशी को साझा करेंगे, गुजरे हुए कल में हुई गलतियों में हम दोनों की बराबर की साझेदारी थी। हाँ, शब्दों में वो इसे कहना नहीं चाहते, ना ही वो आरोप प्रत्यारोप कर वो अन्य किसी रिश्ते की मर्यादा को भंग करना चाहते हैं, पर मोह बहुत गहरा है उनका मुझसे, बहुत गहरा। तभी तो उनके लिए मेरा होना बहुत मायने रखता है। सालों बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, तो मैं बताऊंगी उन्हें कि उनके पिता ने उनकी मां को चुना था जब चुनने की बारी आई थी। वो अक्सर कहते हैं, क्यों याद करती हो उन दिनों को
जो गुजर गया उसे छोड़ो, आने वाले कल पर ध्यान दो। पर आज भी वो दृश्य आंखों के आगे आ जाता है तो सहम जाती हूं मैं। कैसे दूसरी बार हॉस्पिटल आना पड़ गया था, बस इस कारण से कि इस नाजुक गर्भावस्था में जब मेरा शरीर कमजोर था तो मेरा मन एक छोटे से मानसिक दबाव से बिखर गया और फिर तबीयत इतनी बिगड़ गई कि हॉस्पिटल में मेरी सांसें भी गिरने लगी। तब कहा था उन्होंने, डॉक्टर, मैं इंतजार नहीं करना चाहता, मुझे बस मेरी पत्नी चाहिए और कुछ भी नहीं। मोह की वह पराकाष्ठा थी। और इस बार जब हमने ये यात्रा प्रारंभ की, एक बार फिर वो मुझे अपने आप से वैसे ही संभालते हैं जैसे मैं कोई बहुत ही नाजुक सी चीज हूं, और वो मुझे बचा लेना चाहते हैं हर हाल में, हर नकारात्मकता से। जैसे वो ख्याल रखते हैं ना। एक बात तो मुझे पता चल ही गई है कि पिता वो बड़े कमाल के बनने वाले हैं। इन 9 महीनों के दौरान जिस रफ्तार में उन्होंने हर बार गाड़ी चलाई है वो उतनी ही धीमी थी जितने धीमे ये इंतजार के क्षण गुजरे थे। यहां तक कि पैदल चलने वाला भी हमसे आगे निकल जाता, पर वो ये होने नहीं देना चाहते थे कि एक भी स्पीड ब्रेकर का झटका, हल्का सा भी झटका हमें लगे, इसलिए कि तेज रफ्तार या किसी झटके से मुझे या होने वाले बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। तो दूसरे गर्भपात से 2 साल 2 महीने 19 दिन आगे खड़ी हूं मैं आज दोपहर से थोड़ी बेचैनी सी लग रही है। पेट में बच्चे ने घूमना बहुत कम कर दिया है। गर्भावस्था के अंतिम पड़ाव पर यह आम बात है, पर आज कुछ अलग सा है। चाहती नहीं मां को चिंता में डालूं, फिर भी कहे बिना नहीं रहा जा रहा। मां, सुनती हो? थोड़ी बेचैनी सी है, बच्चा घूम नहीं रहा, बहुत शांत है आज दोपहर से। क्या? अरे दिन तो चढ़ ही गए हैं, चलो हॉस्पिटल जाते हैं, मां बोली। मां, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम इतना हड़बड़ा जाती हो। अभी शाम हुई है, खाना खाकर देखती हूं, जूस पीकर देखती हूं। मां थोड़ी मायूस होकर बोली, बेटा अस्पताल जाते हैं, कुछ नहीं हुआ तो खाने के वक्त तक लौट आएंगे, पर अभी चलना ही होगा। मां अड़ गई। शायद इन आखिरी क्षणों में वो कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा, अच्छा मां कह रही हैं तो चलो, कुछ नहीं तो हवा खाकर आएंगे। फिर ऐसा लगा मानो समय गुजर ही नहीं रहा, उड़ रहा है। जब तक अस्पताल पहुंची, हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। डॉक्टर ने जांच के बाद कह दिया, समय हो गया है, प्रसूति कक्ष में जाना होगा 1 घंटे में। मां ने आकर सर पर हाथ फिराया, पर ये स्पर्श, ये तो बहुत ही अलग था। इसमें वो अनुशासन की दृढ़ता नहीं थी। मां बोली, बेटा एक बात कहूं, याद रखना, अगर ईश्वर भी चाहे ना तो बच्चे को दुनिया में नहीं ला सकते। यहां तक कि उन्हें भी दुनिया में आने के लिए मां ही के द्वारा ही गुजरना पड़ता है। इसलिए एक मां जो चाहे वो कर सकती है। दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, घबराना नहीं, तुम कर सकती हो। मां आंसू भरी आंखों से बोली, हमेशा से अनुशासन के कठोर आवरण में छुपी मेरी उस नाजुक सी मां को पहली बार देखा था मैंने। प्रसूति कक्ष का दृश्य असामान्यता की हद तक अलग रहता है। उस कमरे में उपस्थित ज्यादातर लोग रोजाना इस दर्द को देखते हैं और उनके लिए ये सामान्य है, पर हमारे जोड़े के लिए ये पहली बार है। उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है। डॉक्टर और नर्स के हाव भाव से मुझे संदेह लगने लगा कि इन सबको शायद मेरी दर्द की तीव्रता का एहसास ही नहीं है, पर कुछ क्षणों बाद वे लग गए अपने कार्य में। मेरे पैर टांग दिए गए, सब ने अपनी अपनी जगह ले ली, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है। दर्द में भी हर छोटी सी छोटी चीज मेरी नजर से बच नहीं पा रही। सामने मेरी डॉक्टर खड़ी है,
बाजू में खड़े हैं पति, आसपास खड़ी हैं नर्सें, बच्चे के लिए लाया गया एक बैग, और बस मैं ही एक हूं जिसका एक जगह पर होना मुश्किल है। कमरे की घड़ी पर नजरें अटकी हुई हैं। ये गुजरता हर सेकंड गुजारना मेरे लिए मानो पहाड़ चढ़ने जैसा है। शरीर के बारे में, कटु अनुभवों के बारे में, अपनी नग्नता के बारे में, किसी के बारे में भी न मैं सोच पा रही हूं और न समझ पा रही हूं। दर्द चरम सीमा पर है। उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पिता हैं वो, पति भी हैं, शायद मन में सोच रहे हैं आकर गलती तो नहीं की। डॉक्टर ने शायद मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझसे बात शुरू कर दी, ताकि मेरा ध्यान दर्द की तीव्रता और स्थिति की गंभीरता से हटे। मैं उसका उद्देश्य समझ रही हूं, पर क्या मैं कुछ बोलने की स्थिति में हूं? फिर भी अनमने ढंग से सुनना ही होगा। डॉक्टर ने पूछा, बच्चे का क्या नाम सोचा है? दर्द बहुत ज्यादा है, मेरी आवाज नहीं निकल रही। पति ने तपाक से उत्तर दिया, लड़की हुई तो कहेंगे अश्विता, और लड़का हुआ तो? डॉक्टर ने पूछा। वो तपाक से बोले, सोचा नहीं है, लड़की ही होगी। इतनी तेज दर्द में भी मुझे गुस्सा और भी तेज आया। ऐसा कैसे कह सकते हैं? पर मैंने कुछ कहा नहीं। डॉक्टर ने ठिठोली की, लड़का हुआ तो उसे अनाम कह देंगे। मैं बोल पड़ी, मैंने सोचा है लड़की का नाम भी। अरे दर्द की ऐसी की तैसी, मेरा बच्चा अनाम? मेरे अंदर की मां ये सह नहीं सकती थी। दर्द और तेज हो गया, अब सहा नहीं जा रहा। जी करता है जोर जोर से रोऊं, चिल्लाऊं, पर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने हर विषय की तरह इस विषय पर भी पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं। ये प्राण वायु ही जीवन का ईंधन है, इसलिए शायद इस पर ध्यान देना मन को शांत करता है। जीवन की हर परीक्षा की तरह मुझ पढ़ाकू ने मातृत्व की इस परीक्षा के बारे में भी बहुत पढ़ा था, पर सोचा न था कि प्रसव के बारे में पढ़ना और उस दर्द से गुजरना इतना कठिन होगा। कोशिश पर कोशिश, और डॉक्टर ने कहा, एक आखिरी बार कोशिश करो। वो क्षण, वो छोटा कमरा, उसमें लगी घड़ी, आसपास खड़ी नर्सें, मेडिकल औजार, वो सामने की खिड़की, वो डॉक्टर, मेरा पति, सब धूमिल हो गए हैं। अचानक से उसके रोने ने सारे कमरे को एक अद्वितीय खुशी के आवरण से ढक लिया है। कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, बस उसका रोना अमृत सा कानों में घुल रहा है। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, अश्विता आई है। फिर कानों ने वो सुना जो जीवन के अंतिम पलों तक कानों में गूंजेगा। एक पिता की हंसी उस बच्ची के रुदन के साथ जो हमारी बच्ची थी। हे ईश्वर, मेरे अंतिम क्षणों में मुझे राम नाम नहीं सुनना। जब मृत्यु मेरे दरवाजे पर आए, इस क्षण को मेरी स्मृति में जीवंत कर देना। मुझे इस पिता की हंसी के साथ हमारी बेटी के रुदन को सुनना है। इस स्वर में एक पिता की 2 साल 2 महीने 19 दिन की वो प्रतीक्षा है, जिसका दर्द कभी आंसू बनकर नहीं छलका, और पुत्री का नए संसार में आगमन का वो संगीत है जिसमें अचरज ही अचरज है। हे ईश्वर, अगर अमृतवाणी कुछ है तो यही है, यही है। मेरी कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिखा वाशने। मैं आपके समक्ष अपनी कहानी झंझट खत्म रखने जा रही हूँ। लंदन में जून का महीना सबसे खुशनुमा होता है। सुबह 4-5 बजे से दिन चढ़ाता है। खिड़की से धूप झांकने लगती है और आप चाहकर भी सोए नहीं रह पाते हैं। अब ऐसे ही पड़े रहने का क्या फायदा। उठकर जैसे ही खिड़की से पर्दा सरकाया, मार्तंड की रश्मियां पूरे जोश से कमरे में दाखिल हो गई। सुबह की चाय हाथ में लेकर फोन पर ईमेल खोला तो कुछ प्रमोशनल ईमेल के साथ ही एक इंपोर्टेड मार्क का ईमेल भी था।
क्लिक किया तो पता चला ऑफिस के एक कलीग के पिताजी के फ्यूनरल की मीटिंग का सूचना पत्र था, जिनकी मृत्यु पिछले दिनों ही अचानक हार्ट फेल होने से हो गई थी। ईमेल के साथ ही एक डिजिटल कार्ड भी जुड़ा हुआ था। इसमें 2 पंक्तियों के एक संदेश के साथ मीटिंग यानी फ्यूनरल टी की जगह का पता, तारीख और समय लिखे हुए थे, और साथ में RSVP में उनके बेटे का नाम भी लिखा हुआ था। यानी आप शामिल होंगे या नहीं, इसकी सूचना नियत समय से पहले देनी थी, जिससे कि वो आने वाले के हिसाब से इंतजाम कर सकें। उनकी मृत्यु के दिन तो जाने का सवाल ही नहीं था, बस घर वाले ही मिलकर उसी दिन उनका संस्कार कराए थे। सब कुछ व्यवस्थित था ही, बस फ्यूनरल सर्विस को फोन किया और सब हो गया। हम सबको दूसरे दिन खबर लगी थी तो बस कलीग को एक संवेदना वाला संदेश ही भेज दिया था, पर अब मैसेज आया है तो इसमें तो जाना चाहिए। चाय का स्वाद अचानक फीका सा हो गया। पता नहीं ऐसी कोई ड्रेस भी अलमारी में है या नहीं, फिर वहां जाकर करना क्या होता है यह भी तो नहीं पता। वैसे जैसा सुना है लोगों से, यहाँ तो बहुत ही सभ्य और व्यवस्थित तरीके से सब होता है। सब सज धज कर जाते हैं, खाते पीते हैं, मृतक के कुछ नज़दीकी लोग उनकी याद में कुछ भाषण देते हैं और बस फिर सब हाथ मिलाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। यूं तो यहाँ जो भी होता है अब वो फ्यूजन सही होता है। यहाँ की व्यवस्था और अपने धर्म समुदाय के मुताबिक थोड़ा सामंजस्य बैठाकर काम कर लिए जाते हैं। जैसे मृत्यु पर भी हम भारतीय लोग तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं दुख प्रकट करने। फिर संस्कार के बाद एक जगह पर कुछ ड्रिंक्स की व्यवस्था होती है और बस वहां मिलने जुलने की औपचारिकता और शोक और दुख प्रकट करना पूरा हो जाता है। फिर मरने वाला कोई ऐसी हस्ती हो जिसका कि सामाजिक दायरा और पद बड़ा हो तो कुछ दिन बाद सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम से एक भोज और सभा रखी जाती है, जहां फिर लोग मृतक को याद कर अपनी अपनी बात कहते हैं। परंतु हमारे लोग अपने यहाँ की 13वीं और इनका सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ दोनों का फ्यूजन मिलाकर एक भोज सभा सी रख लेते हैं, जिसमें मृतक के सभी जानने वालों को औपचारिक रूप से बुला लिया जाता है। नहीं करने वाले नहीं भी करते, जो भी हो काफी व्यवस्थित सा होता है सब कुछ। ना दहाड़ मारकर रोना धोना, ना दुखी होने का दिखावा और ना ही फालतू के रिवाज। पर ऑफिस वाली नीति ने बताया था कि बहुत महंगा होता है यह सब और अपने जीते जी ही इसकी व्यवस्था करके जाना होता है। हर एक की ज़रूरत और बजट के हिसाब से अलग अलग पैकेज हैं। फ्यूनरल सर्विस वालों के महंगे से महंगे, पर बेसिक वाला भी सस्ता नहीं है। बाकी सब भी खुद ही सोचकर और बताकर जाना होता है। कह रही थी उसने अपने लिए फूल भी चुन रखे हैं कि कौन से रंग के लगेंगे। हाय राम, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा है अब तक। पैसे तो खैर थोड़े बहुत बचा लिए हैं, कल भी मर जाऊं तो बेसिक पैकेज तो आ ही जाएगा। परंतु और भी तो सोचना है, एक साड़ी भी लेनी होगी। हमारे यहाँ तो लाल पहनाते हैं शायद, पर यहाँ तो टैकी लगेगी वो सबको। मुझे भी लाल रंग कहाँ पसंद है, बहुत लाउड और भड़कीला रंग लगता है, और उसको पसंद करने वाला लगता है बहुत गर्म दिमाग और गुस्सैल सा होगा। कभी कभी खुद पहन लेती हूँ तो लगता है जैसे इस रंग के कपड़े के अंदर मैं हूं ही नहीं, कोई और है। शादी पर पहनना पड़ा था तो अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे। कोई हल्के रंग की ले लूंगी, तब भी तो जो भी चुनूंगी उसे छी कहेंगे ये घर वाले। फूल तो चलो ठीक है, लिली वैसे भी पसंद है पति को, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। मुझे भी सफ़ेद रंग पसंद है। एक गाना भी तो चुनना होगा। मुझे तो हिंदी का पुराना गीत ही पसंद है, बचपन से वही पसंद है। न जाने क्यों, जिस उम्र में बच्चे लकड़ी की काठी गाते सुनते थे, मैं वह गजल नुमा गीत सुना करती थी। कैसा सुकून सा था जगजीत सिंह की आवाज़ में, रूह तक पहुंचती है एकदम। पर वो तो यहाँ कोई बजाने नहीं देगा। बेटी कहेगी यह क्या समझ में आएगा किसी को, कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल बजा दो। आखिर मिलने वाले तो ज्यादातर उनके ही आएंगे। जाने के लिए लिमोजीन ठीक रहेगी क्या? अरे नहीं, इतनी लंबी क्या करनी, कोई छोटी कार ही देख लूंगी। लेट कर पूरी आ जाऊं बस, पैर न मुड़े। खाने में हाई टी रखवा दूंगी, उसमें वेज नॉन वेज की समस्या कम होती है। समोसा तो ये अंग्रेज भी शौक से खा लेते हैं, साथ में 1-2 तरह के सैंडविच। मन तो मेरा सुशी रखवाने का है, यह जापानी व्यंजन बेहद पसंद है मुझे।
समुद्री सिवार सा ये जीवन, उस पर सख्त मुलायम सब्जियों रूपी सुख दुख को जमाए रखने के लिए स्टिकी चावल से ये रिश्ते। ये जिंदगी भी सुशी सी ही तो है, छोटी, रंगीन, पर अपने आप में संपूर्ण। परंतु फिर पति का नाक मुंह सिकुड़ेगा, बेकार में बच्चों की आफत होगी, जाने दो। ये खाना पीना तो वो अपने आप देख लेंगे अपने हिसाब से। ड्रिंक का तो मुझे वैसे भी पता नहीं, यूं भी ज्यादा कोई कुछ करेगा नहीं, वरना मन तो मेरा है कि एक खास कविता कोई पढ़ दे वहां मेरे नाम से। पर बेटा और पति तो पढ़ने से रहे, बेटी शायद पढ़ दे, पर वहां सुनेगा कौन? छोड़ो, कहेंगे जीते जी तो फालतू काम करती रही, मरकर भी बोर कर रही है। खैर जो भी हो, जरूरत भर के पैसे जरूर छोड़ जाऊंगी कि किसी पर बोझ ना पड़े बाद में। अपने कपड़ों वाली दराज में रख जाऊंगी एक डिब्बे में, पर वहां देखेगा कैसे किसी को? हाँ, सामने की मेज की दराज में रख दूंगी और एक डायरी में सब लिखकर उसे वहीं पास में रख दूंगी। अरे मम्मी, मेरे ईयरफोन देखे हैं आपने? और मेरा चश्मा कहाँ रख दिया? अरे देखो ना, वहीं आंख खोल के जहां होता है वहीं है। नहीं मिल रहे ना, जरा देख दो। उफ, किसी को अपनी कोई चीज अपने आप मिलती है इस घर में? ये है तो एकदम सामने पड़े हैं, जरा तो नजर घुमा लिया करो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं भगवान ने। सामने पड़ी चीज तो दिखती नहीं इन्हें, मेज की दराज में जरूर मिल जाएगी डायरी और पैसे। अरे इतने झंझट से तो बेहतर है कि कह दूं इंडिया ले जाना, वहां मेरे अपने तो होंगे, कुछ कर करा के छुट्टी होगी। जरा यहां से बॉडी ले जाने का खर्चा ही तो होगा, रख जाऊंगी इतने पैसे तो निकाल कर कहीं। उसके बाद का काम तो वहां नाते रिश्तेदार कर लेंगे। इसी बहाने बच्चे इंडिया हो आएंगे, अपनी मिट्टी में ही मिल जाओगे तो क्या पता सुकून आ जाए मरने के बाद कुछ। अरे पर गर्मी में मरी तो मुश्किल हो जाएगी बड़ी, बच्चों को बड़ी परेशानी होगी। बेटे से तो बर्दाश्त ही नहीं होती जरा भी गर्मी, और बेटी को तो सूरज से ही एलर्जी है। फिर वहां भी पता नहीं कैसा इंतजाम होगा, कहाँ करेंगे। अब वहां भी कौन ऐसा अपना धरा है जो ढंग से निपटा दे। फिर वो मिलने जुलने वाले ऐसा रोना धोना और हंगामा मचाते हैं वहां लोग, जैसे उनकी ही दुनिया उजड़ गई हो। बेचारे बच्चे तो डर ही जाएंगे। वो तो यहाँ रहते हैं तो मैं बच जाती हूँ इस तरह की नौटंकी देखने से, भुगतने से। वरना एक बार इत्तेफाक से वहां थी तो जाना पड़ा था किसी के घर ऐसे मौके पर। देखकर दिमाग खराब हो गया था। सारी औरतें एक जगह मजमा लगाकर बैठी थी। जैसे ही कोई नया मिलने वाला आता, उनका सप्तम स्वर में रुदन शुरू हो जाता। हर बार एक सा संवेद सुर 2 मिनट तक चलता, फिर आंख नाक पल्लू से पहुंचकर दुनिया भर की पंचायत शुरू। फिर 5 मिनट बाद ही सबको चाय नाश्ता याद आने लगेगा। कोई कहेगा अरे फ्रिज का पानी नहीं है क्या, तो जरा बर्फी डाल दो, उबल सा रहा है पानी। किसी को चीनी वाली चाय चाहिए होगी, किसी को बिना चीनी की। फिर वो हिंदुस्तानी अंग्रेज फूफाजी आएंगे तो उनकी पत्नी श्री कहेंगी अरे इनके लिए कोई ब्लैक या ग्रीन टी बना दो, दूध वाली से गैस बनती है इन्हें। किसी को खाने को पूरी चाहिए होगी कि कच्चा नहीं बनेगा, तो किसी को रोटी चाहिए होगी कि पूरी नहीं पचेगी। हे भगवान, कैसे संभालेंगे बच्चे सब। फिर वहां के रिवाज, दकियानुसी बातें। बेटी तो हत्ते से उखड़ जाएगी, उसे तो वैसे ही फेमिनिज्म का कीड़ा है। आखिर बेटी किसकी है? मुझे भी तो कितने बुरे लगते हैं ये सारे रिवाज, बिना मतलब के। औरत मरी तो कफन तक मायके से आएगा। बेचारे मायके वाले ना हो तो किसी भी दूर दराज के मायके वाले को ढूंढ लेंगे, बेशक जीते जी मरने वाली ने उसका नाम भी ना सुना हो। न जाने और भी क्या क्या। तीसरे दिन ये होगा, 5वें दिन ये खबेगा, 13वीं पे इतने ब्राह्मण आएंगे, और वहां के पंडित, उनका तो बस पूछो ही मत। इतने कानून निकालेंगे हर बात पर कि बेचारा कानून शर्मा जाए। ये बेटियों के करने के काम है, ये बस बहुएं करेंगी जी। फलाना काम लड़कियां नहीं कर सकती, इस कर्म के लिए बेटा लाओ। बेटा ना हो तो कोई बेटा सा ले आओ, देवर भतीजा, यहां तक कि पड़ोसी का लड़का भी चलेगा, पर नहीं, बेटियां नहीं कर सकती। मेरा बस चले तो ये सारे कर्मकांड खत्म करा दूं। बेचारे घर वाले अपने के मरने से इतने दुखी और परेशान ना हो जितने ये रिवाज इन्हें समझाने मनवाने वाले उन्हें कर दें। अरे नाना, रहने दो, इंडिया नहीं जाना मुझे। बेचारे सब पहले से ही इतने दुखी होंगे, बच्चे तो बहुत रोएंगे सच्ची। उस पर वहां के इतने झंझट, नहीं नहीं, मुझे नहीं करना परेशान उनको बिना बात। बेचारे साफ करेंगे भी, सुनेंगे भी, बेकार में फजीयत और हो जाएगी। ये लो, चाय भी खत्म हो गई। इंडिया का प्लान कैंसिल। अब चलकर तैयार हो जाऊं, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। मरने के बाद का बाद में सोचा जाएगा, अभी थोड़े न मर रही हूं।
वैसे भी पति कहते रहते हैं 10-20 को मार के ही मरोगी। मजाक ही सही। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा आज कहीं भी जाने का। ये मुई मौत दिमाग में जाकर अड़ गई है। एक भी सांस का भरोसा नहीं है। अभी है, दूसरे ही पल सब खत्म। आज तो बस मन कर रहा है अकेले उस खिड़की के सहारे लगी कुर्सी पर बैठकर जो पल उपलब्ध है उन्हें जी लूं। ऑफिस फोन करके कह देती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है, फ्लू का मौसम है, मान लेंगे सब। वैसे भी नीति के लिए उसकी 3 शिफ्ट कर चुकी हूँ, एक तो वह भी कर सकती है मेरे लिए, संभाल लेगी। ठीक है, फटाफट कार से स्टोर जाकर कुछ चीजें ले आती हूँ, फिर आराम से बैठूंगी पूरा दिन। कभी किसी के साथ डेट पे तो गई नहीं, आज अपने साथ ही डेट करती हूँ, खुद के साथ समय बिताती हूँ कुछ। यह काम भी क्यों छूटे, डेट पे जाना। कितना बकवास सा कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब भी है इसका? अरे ऐसे ही मिलने, खाने, फिल्म देखने, बतियाने चले जाओ किसी के भी साथ, ये डेट का क्या मतलब हुआ भला? आज तक समझ में नहीं आया मुझे। वैसे भी ये इश्क रोमांस कभी पचा ही नहीं मुझे, पर करती है दुनिया। आजकल तो फैशन है और बढ़ गया है। अब तो हर चीज की डेट, मूवी डेट, डिनर डेट, अलाना डेट, फलाना डेट। ठीक है, एक सेल्फ डेट भी करके देख लेते हैं, यह काम भी खत्म हो। कार का रेडियो, बेबी डॉल में सोने दी, चैनल चेंज, यो यो हनी सिंह। उफ, इन हिंदी रेडियो वालों को भी चलाने को कुछ ढंग का नहीं मिलता। अब सुनिए समाचार और मौसम की जानकारी। चलो यही ठीक है। विज्ञापन। बिना अंग प्रत्यारोपण के मरने वालों में दक्षिणी एशिया मूल के मरीजों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि वे अपने अंग दान नहीं करते। कृपया मृत्युपरांत अपने अंग और शरीर दान कीजिए और किसी की जिंदगी बचाइए। आज आप किसी को देंगे तो कल कोई आपके किसी अपने को देगा। अंग या शरीर दान करने के लिए अधिक जानकारी के लिए कृपया इस नंबर पर कॉल करें या इस साइट पर लॉगिन करें। आह, मिल गया हल। बस अब चैन से मरूंगी, झंझट खत्म। धन्यवाद। 26 दिसंबर 2004 की क्रिसमस की खुशियां, बधाइयां अभी वातावरण में गूंज रही थी। सागर में मचले उस दिन के उफान को कौन भूल सकता है। जापानियों ने उसका नाम सुनामी रखा है। डॉक्टर शेफाली मित्रा के बस में होता तो वो इस प्रलय का नाम सुनामी नहीं, कुनामी रखती। 30-30, 40-40 फुट ऊंची लहरें आईं और लाखों इंसानों की लाशों को कंकड़ों की तरह तट पर बिखेर गईं। समुद्र में जो लोग डूब गए वे अलग, झोपड़ियां तो क्या, 2 मंजिला मकानों को वो यूं लील गईं जैसे खेलोर में घुल जाते हैं बाल निर्मित रेत के घरौंदे। अगली सुबह सुंदरी, पूरा नाम सुंदरी तायफ, शेफाली के घर आ पहुंची। उसकी आंखों में तो सागर जैसा उफान था, आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। डॉक्टर, मुझे छुट्टी चाहिए। मालूम नहीं मेरे माता पिता मेरा घर सही सलामत हैं भी या नहीं। मेरा पूरा देश मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। सुंदरी शेफाली की सर्जरी में नर्स ही नहीं थी, उसकी सहेली भी थी। पिछले कई वर्षों से वो दोनों शेफाली की प्रैक्टिस में एक साथ काम कर रही थी। इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की हृदय विदारक स्थिति के बारे में शेफाली ने भी टीवी में, अखबारों में देख पढ़ लिया था। बिजली की तरह एक विचार उसके मन में आया। उसने सुंदरी को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे और अपना फैसला सुना दिया। तुम अकेली नहीं जाओगे इंडोनेशिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी सहायता करूंगी, कुछ लोक सेवा करूंगी, पुण्य कमाऊंगी। शेफाली ने अपनी सर्जरी अपने सहयोगी डॉक्टर जैक कॉलिंस को सौंपी और उसी शाम दोनों सहेलियां इंडोनेशिया की एक लंबी हवाई यात्रा पर निकल पड़ी। सुमात्रा की राजधानी मेडान के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा तटीय कस्बा है मोलाबो, जहां सुंदरी के परिवार का एक छोटा सा घर है। मेडान तक तो कोई सीधी उड़ान होती नहीं। सिंगापुर से जकार्ता होते हुए वो मेडान पहुंची और वहां से दोनों सखियां बस द्वारा मोलाबो पहुंची तो रात हो चुकी थी। किस्मत अच्छी थी, इर्द गिर्द की अथाह बर्बादी के बावजूद सुंदरी का घर और उसके माता पिता सही सलामत मिल गए। दिल को तसल्ली हुई। इतने लंबे सफर के बाद दोनों बहुत थक चुकी थी, रात भर विश्राम करना जरूरी था, सो उन्होंने किया। तड़के सवेरे ही 3 साल के एक नन्हे से बालक की चीखों ने उन्हें जगा दिया। कीचड़ में लथपथ रोता हुआ ये बच्चा ईबू ईबू चिल्लाता, लड़खड़ाता हुआ सा सागर की ओर चला जा रहा था। इंडोनेशिया की भाषा में ईबू का मतलब है मां। ये बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा था। सुंदरी उसके पीछे भाग ली और उसे पकड़कर घर ले आई। उसने अपना नाम बतलाया, वर्जा। सुंदरी ने मां का नाम पूछा तो बालक ने जवाब दिया, ईबू। वर्जा तो मां का नाम भी नहीं जानता था।
मां के रिश्ते को ही वो उसका नाम समझता था। अपने पिता का नाम उसने बतलाया तूहान। वहां की भाषा में तूहान परमात्मा के अनेक नामों में से एक है। जब सुंदरी ने पूछा तुम्हारे पिता कहां रहते हैं, तो बच्चे ने आसमान की ओर उंगली कर दी। स्पष्ट हो गया कि वर्जा का पिता तो पहले ही चल बसा था और कभी उसकी मां ने उसे समझाया होगा कि उसके पिता परमात्मा हैं जो ऊपर आसमान में रहते हैं। वर्जा अब भी चिल्लाए जा रहा था, ईबू ईबू, मुझे ईबू के पास जाना है। कलकत्ता में अपने स्कूल में शेफाली ने हायर सेकेंडरी तक संस्कृत पढ़ रखी थी। यहां इंडोनेशिया में आकर यहां की भाषा में उनके नामों में संस्कृत के शब्द सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। किंतु वर्जा एक ऐसा नाम था जिससे वो बहुत प्रभावित हुई। वर्जा मानो वो किसी के वरदान से, शायद किसी देवता के वरदान से उत्पन्न हुआ था। सुनामी की लहरें लगभग 3 दिन पहले आकर गुजर गई थी। तब से यह बच्चा कहां पड़ा रहा? क्या इसकी मां भी इसके साथ थी? ऐसे कई प्रश्न शेफाली और सुंदरी के मन में जागे। शेफाली ने वर्जा का मेडिकल चेकअप किया। वो ठीक था मगर थका हुआ था, शायद 3 दिन से भूखा था और रह रहकर ईबू ईबू पुकारने लगता था। दोनों सहेलियों ने उसे खूब प्यार किया और दूध पिलाकर सुला दिया। वर्जा को सुंदरी के माता पिता के हवाले कर दोनों सहेलियां राहत के काम पर निकल गईं। रेड क्रॉस की एक टीम वहां पर पहले ही से ही पहुंची हुई थी। उस टीम में एक लेडी डॉक्टर की कमी थी। ये दोनों भी उनके साथ जुड़ गई। अपने होश में जो भी महिला वहां आती या लाई जाती, सुंदरी उससे वर्जा के बारे में पूछ लेती, लेकिन किसी से भी उसकी मां का सुराग नहीं मिला। काम बहुत कठिन था, फिर भी सुंदरी के माता पिता ने नन्हे बालक का दिल बहलाए रखा। उसे समझाया गया कि शेफाली और सुंदरी उसकी ईबू की तलाश में गई हुई हैं और उसे अपने साथ लेकर आएंगी। देर शाम को जब उसे पता चला कि उसकी ईबू नहीं मिली तो वो उदास हो गया और रोने लगा। फिर डिनर के बाद उसका बिस्तर शेफाली के साथ उसी कमरे में लगा दिया गया। रात आराम से गुजर रही थी, गुजर जाती, मगर एक भयानक सपने के बाद ईबू ईबू चिल्लाता वर्जा शेफाली के बिस्तर में आ घुसा। एक प्यार की लहर उसके अंतर में जागी और उसने वर्जा को अपनी बाहों में भींच लिया और चुंबनों से उसका मुखड़ा धो दिया। तभी एक विचार उसके मन में आया, एक विचित्र विचार जो विचित्र तो था ही, पवित्र भी था। वो भी तो बन सकती है वर्जा की मां, वर्जा उसका बेटा भी तो बन सकता है। धीरे धीरे वर्जा के साथ उसका प्यार बढ़ने लगा और वो भी शेफाली के साथ घुलने लगा। सुंदरी ने शेफाली को लाख समझाया कि वो इस बच्ची से क्यों इतना मोह बढ़ा रही है। एक ना एक दिन तो उसे वर्जा को यहां छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ेगा। और एक दिन तो उसने सुंदरी को साफ कह दिया, इंग्लैंड हम दोनों नहीं, हम तीनों जाएंगे। वर्जा हमारे साथ जाएगा, मैं उसे गोद ले लूंगी। क्या आप सचमुच सीरियस हैं? आप बनेंगे एक कुंवारी मां? ये क्यों जरूरी है कि मां बनने के लिए नारी किसी पुरुष की तृप्त वासना का बीज अपने अंदर ग्रहण करे? शेफाली और सुंदरी अब अस्पताल के काम में शामिल हो गई। उसके लिए उन्हें इंग्लैंड में डॉक्टर कॉलिंस की अनुमति जरूरी थी, सो सौभाग्य से मिल गई। यदि डॉक्टर ना भी कह देते तो ये दोनों त्याग पत्र देने को भी तैयार थे। यहां अस्पताल में एक हॉल खाली करवाना पड़ा था जहां वर्जा जैसे कई अनाथ बच्चों की देख रेख का प्रबंध किया गया था। वर्जा भी वहां रहने लगा और सुंदरी भी वहीं काम पर लग गई। शेफाली अस्पताल से वक्त निकालकर प्रतिदिन वर्जा को देखने जाती। अब तो वो शेफाली को अपनी सगी मां समझने लगा था, उसे ईबू ईबू कहकर बुलाने लगा था। उसके इस संबोधन से शेफाली भी अपने को भरी पूरी मां समझने लगी। मोलाबो में रहते उसे अब 5 महीने हो चले थे। उसने सोचा इंग्लैंड लौटने से पहले अब वर्जा को गोद लेने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अतः उसने अपनी अर्जी अधिकारियों को भेज दी। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वार्तानुवाद के लिए सुंदरी उसके साथ थी। 5 व्यक्तियों की एक कमेटी बैठी हुई थी जिसका चेयरमैन था हाजी अब्दुल सलाम। इंटरव्यू में कई सवाल पूछे गए। तुम अकेली आई हो, अपने खाविंद को क्यों नहीं साथ लाई? अकेली हूं, शादी नहीं की, लेकिन बच्चे को तो बाप भी चाहिए होगा ना, फिर क्या करोगे? इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। लड़का मुसलमान है, तुम हिंदू हो, हम इसे दूसरे मजहब में कैसे भेज सकते हैं? लड़का तो मुसलमान घर में ही जाएगा। मजहब का वास्ता देकर आप उससे उसका यह हक क्यों छीनते हैं? बच्चा मुझे पहचानने लगा है और ईबू ईबू कहकर बुलाता है। लेकिन मजहब आड़े आ ही गया और शेफाली की अर्जी नामंजूर हो गई। वो सुंदरी के साथ बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि हाजी अब्दुल सलाम ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर उसे एक तरफ ले जाकर टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला, आई मैरी यू, यू मैरी मी एंड गो इंग्लैंड, एंड वर्जा गो इंग्लैंड। वो चिल्लाई,
इंग्लैंड, नॉट इंग्लैंड, यू गो टू हेल। तो मुट्ठियां भींचे आगे बढ़ गई। अब उसकी समझ में आया कि उसकी अर्जी क्यों स्वीकार नहीं की गई थी। शेफाली ने सोच लिया कि हो चुकी लोक सेवा और इसका जो इनाम उसे मिलना था मिल चुका, अब उसे वापस इंग्लैंड लौट जाना चाहिए। सुंदरी भी वापस जाने को तैयार हो गई और दोनों ने वापसी की फ्लाइट बुक कर ली। मोलाबो में ये शेफाली का अंतिम दिन था। आज वो अपने को खाली खाली महसूस कर रही थी। वर्जा तो बस आज ही का हीरो है। उसके खिलौने टूट जाएंगे, कपड़े छोटे हो जाएंगे या फट जाएंगे और उसे याद भी नहीं रहेगा कि दूर इंग्लैंड से कभी कोई आई थी उसके साथ वो रिश्ता जोड़ने जो आमतौर पर हर किसी को जिंदगी में एक बार मिलता है, मगर उसको दूसरी बार मिल रहा था। ये कैसा भागा है जो दूसरी बार यतीम हो रहा है। अब वे मेडान एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। शेफाली और सुंदरी चेक इन कर चुके हैं। शेफाली ने सबसे हाथ मिलाया, फिर वर्जा को गोद में लिया और उसे बाहों में भरकर 1000 बार चूमा और एक झटके के साथ अलग हो गई और सुंदरी के साथ आगे बढ़ चली। तभी वर्जा की चीखों ने एयरपोर्ट की बिल्डिंग को सिर पर उठा लिया। इबू, इबू, मत जाओ इबू, वापिस आ जाओ इबू, देखो वर्जा रो रहा है। तब सुंदरी ने शेफाली को टोका, पीछे मुड़कर मत देखना, वो और रोएगा। उन दोनों के ठीक पीछे पीछे चले आ रहे थे एक पति पत्नी। पत्नी की पुश्चैर में था उनका बच्चा। शेफाली उनकी बातें सुन रही थी। पत्नी ने पति से कहा, नन्हा सा इतना प्यारा बच्चा है और ये माँ उसे छोड़कर जा रही है। कैसी है ये माँ? मैं तो किसी हालत में अपना बच्चा यूं छोड़कर ना जाऊं, ये हराम का होगा। इसलिए धन्यवाद। Namaste again everyone and warm welcome to all of you. So we're going to start with Indian classical vocal Rag Yaman, and we have a youngest one is a Dhruti, Sunita ji, Krishant Walia, myself Janki, and we got Harjinder ji is going to support us for tabla. So enjoy, and after singing vocal we have a tabla performance. Yeah, so this is our dhol teacher too, Harjinder Singh. You're going to see him in towards end, and I think you're all going to dance. So this is Sampurna Rag. Sampurna means is total 7 notes are there. And if you're a music student or if you've got background, you will enjoy more. If anybody wants to ask anything, you can ask me.
is a small devotional bhajan, Maro Pranam Banke Bihari. So, yeah, obviously great bhajan by Mirabai. So enjoy Maro Pranam Banke Bihari ji. Yes, this is in chapter 10. typically a traditional tabla solo could go anywhere from 1.5 hours to sometimes even 3.5 hours. So naturally we don't have that kind of time here.
So what we're going to try and do is condense the essentials of a tabla solo down to only 3 or 4 minutes. So it's going to be a challenge, but I hope you wish us luck. Also, we've got such a beautiful, diverse range of students, all who have different abilities. Some have been playing for a long time, some have only just started playing. So we just tried to create a performance which can be accessible to everyone. So I hope you guys have as much fun listening as we are going to have fun playing. Yeah, I hope you all enjoy. Thank you very much.
So we're gonna do a drum beat, so chal, and then when it stops, you say opale. So.
what we've got to do is then you put one arm up in the air and you go around in circles. Yeah. So with the rhythm changes to. So first stop, obale. Second stop. First stop, then we do the first stops, we do that twice round. And then, chakde. Circles, yeah? Okay, ready, here we go. 1, 2, 3, 4.